कच्ची सड़क पर ससुराल। मम्मी, जवाब आया क्या राधा मौसी के यहाँ से? अरे रोज रोज अपनी शादी के लिए पूछता है, ऐसा भी कहीं होता है क्या बेटा? थोड़ा सा सब्र कर ले। अपनी शादी के बारे में इतनी पूछताछ करते हुए लड़के लड़कियां अच्छे नहीं लगते। मम्मी, सब्र करते करते ही तो 30 साल का हो गया हूं मैं, अब और कितना सब्र करवाओगे? अगर अब भी शर्म करके बैठा रहा ना तो उम्र पार हो जाएगी मेरी, और आप बस लड़कियां ढूंढती रह जाओगी। हाँ तो बेटा, मैंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है अपनी तरफ से, एड़ी चोटी का जोर लगा रही हूँ। अब अगर कोई लड़की वाला अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है तो क्या किसी को किडनैप करके ले आऊं तेरे लिए? किसी के घर रिश्ता ही तो भिजवा सकते हैं ना, धमकी तो नहीं दे सकते। हाँ तो मम्मी, ये सब तो आप लोगों को पहले ही सोचना चाहिए था ना। आपके किए का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। आपका क्या है? आपकी तो हो गई थी ना 30 साल पहले शादी, अब ये लोगों के ताने तो मुझे बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। अरे बेटा, कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने इकलौते बेटे की शादी होते हुए ना देखना चाहते हो? हमने तो सब कुछ अच्छा ही सोचा था, लेकिन कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट कर चला जाता है। हमारे साथ भी बेटा बिल्कुल वही हुआ है। मैं तो आज भी उस 26 फरवरी के दिन को कोस रही हूँ। वो दिन हमारे जीवन में ना आता तो आज हम लोग इस हालत में ना होते। अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि सुमित्रा देवी के बेटे राघव में जरूर कोई कमी होगी जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका अनुमान बिल्कुल गलत है, क्योंकि राघव तो बिल्कुल हट्टा कट्टा गबरू जवान है और शादी के लिए पता नहीं कब से तैयार बैठा है। लेकिन उसकी कुंडली में बैठा हुआ राहु तो जैसे अपने स्थान से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। बेचारा एक जमाना था जब कैटरीना जैसी बीवी लाने के सपने देखा करता था, और आजकल तो उसकी हालत ऐसी हो गई है कि बस लड़की हो इतना ही बहुत है। अब लड़की कैटरीना जैसी दिखे या सलमान खान जैसी, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो चलिए अब इस राज से पर्दा हटा ही देते हैं कि आखिर राघव के जीवन में राहु बनकर बैठा हुआ दोष आखिर है क्या। राघव की उम्र लगभग 26 साल रही होगी जब पहली बार राघव के लिए किसी लड़की का रिश्ता आया था। देख बेटा, तेरे लिए अब रिश्ते आने शुरू हो गए। आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी है, लेकिन मैं तो बस ये सोच सोच के टेंशन में हूं कि 2 कमरे के मकान में बहू को रखेंगे कहाँ। सुनते हैं जी, मेरी बात मानिए तो पहले ढंग से मकान की व्यवस्था कीजिए। बेटे की शादी की चिंता उसके बाद कीजिएगा। देखो भाग्यवान, तुम्हारे बजट और तुम्हारे डिमांड के हिसाब से एक मकान तो बताया शर्मा जी ने। तुम कहो तो वही डील फाइनल कर देते। वहां बढ़िया 4 कमरे का मकान बना हुआ मिल रहा है, और कल को तुम चाहो तो ऊपर भी बना सकती हो। अरे वाह, इतना अच्छा घर मिल रहा है तो आप ऐसा करिए, देर मत करिए, कल ही मुझे वो घर दिखा लाइए। एक बार पसंद आ जाए तो फटाफट उस पर मरम्मत का काम शुरू करवा देते हैं। मैं तो बहू लाने की जल्दी में हूँ, साल भर के अंदर हाथ पीले कर देंगे, राघव की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोनों पति पत्नी मिलकर शर्मा जी के बताए हुए घर को देखने जाते हैं। घर तो वाकई बहुत अच्छा है जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। अच्छी खासी कॉलोनी है ये, लेकिन आधे से ज्यादा प्लॉट तो खाली पड़े हुए हैं। लोगों ने यहाँ पर मकान क्यों नहीं बनाए? अरे अब तुम्हें इस बात से क्या मतलब है कि आधे लोगों ने मकान बनाया या नहीं बनाया? अरे बहुत से लोग प्रॉपर्टी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, जब अच्छा दाम मिलेगा तो बेच देंगे। तुम उनको छोड़ो, अपने मकान में दिमाग लगाओ। मकान तो मुझे बहुत पसंद है जी, लेकिन एक बात बताइए कि घर के सामने इतनी सड़क कच्ची क्यों है? यहाँ सड़क क्यों नहीं बनी? अरे भाभी जी, कैसी बात कर दी आपने। आप देख रही हो ना, अभी आधे मकान बने नहीं है, तो नगर निगम का कहना है कि 5-7 मकान और बन जाए, उसके बाद एक ही बार सड़क की ढलाई होगी। वरना रोज रोज कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो सड़कें टूट जाती हैं, और फिर इतना बजट नहीं है कि बार बार सड़क बनवाई जा सके। सारे मकान बिकाऊ है जी, टेंशन की कोई बात नहीं है। 6 महीने बीतते बीतते घर के आगे पक्की सड़क दिखाई देने लगेगी आपको। अगर ऐसी बात है ना जी, तो कर दो यहीं पर डील पक्की। पत्नी की तरफ से हाँ होते ही सुमित्रा के पति शर्मा जी के साथ डील फाइनल कर लेते हैं, और 26 फरवरी के दिन इस मकान की रजिस्ट्री सुमित्रा के पति केशव के नाम हो जाती है। शर्मा जी ने तो 6 महीने का वादा किया था, लेकिन 2 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक घर के सामने की कच्ची सड़क पक्की नहीं हो पाई थी। बल्कि अब तो सड़क की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे सड़क की बजाय दलदल कहना ज्यादा सही होगा। बेचारे केशव जी और राघव नगर निगम के दफ्तर के चक्कर काट काट कर थक गए थे, लेकिन कोई भी उस कॉलोनी की सुध लेने के लिए तैयार नहीं था। अरे भाई साहब, मकान खरीदते समय आप लोग जरा भी दिमाग नहीं लगाते और बाद में यहाँ आकर हमारा दिमाग चाटते रहते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में मकान खरीदा है। नगर निगम से अप्रूव्ड ही नहीं है आपकी कॉलोनी।
आपकी कॉलोनी का सड़क बनाने, रिसीवर खोदने का काम नगर निगम का नहीं है। आप तो जाकर उस ठेकेदार का दिमाग खाइए जिसको वहां के सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये सब तो प्राइवेट बिल्डर प्लॉट काट कर बेच रहे हैं। आप अपने बिल्डर से जाकर बात करिए ना कि उसने उधर की सड़क का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया है। नगर निगम ऑफिसर की बात सुनकर केशव और राघव बिल्डर के पास जाते हैं। बिल्डर के पास जाने के बाद पता चलता है बिल्डर ने तो एक सरकारी ठेकेदार को सड़क बनाने का ठेका दे दिया है, लेकिन ठेकेदार काम करवाने में ढिलाई बरत रहा है। ठेकेदार नगर निगम को दोषी बता रहा था और नगर निगम बिल्डर को। बिल्डर के पास आओ तो बिल्डर उनको ठेकेदार के पास भेज देता। बस ऐसे ही सब एक दूसरे के सर पर टोपी पहनाकर अपना अपना टाइम पास कर रहे थे। लेकिन इस सारी परेशानी के बीच में जो पेच फंसा था वो था राघव की शादी का। जब से राघव अपने परिवार के साथ इस कच्ची सड़क के मकान में रहने आया था, कोई भी लड़की वाला उसे पूछने ही नहीं आता था। किसी तरह बात चलाकर अगर वो लोग लड़की वालों को घर पर बुलाते भी तो उनका कच्ची सड़क का उस दलदल वाले रास्ते पर बना हुआ मकान देखकर लड़की वाले सर पर पांव रखकर भाग खड़े होते। कोई भी लड़की सड़क के कारण राघव से शादी करने को तैयार ही नहीं हो रही थी। बहुत हो गया पापा, 4 साल हो गया मैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए। मुझे तो ऐसा लगता है इस कॉलोनी की सड़क कभी बनेगी ही नहीं। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। आप ये बताइए, अगर 10 साल तक ये सड़क नहीं बनी तो क्या मैं अगले 10 साल तक कवारा ही बैठा रहूंगा? आप ही बताइए मम्मी, 10 साल बाद मुझे कोई काली चिड़िया भी पूछेगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में मुझे कमारा ही बनना पड़ेगा। अरे शुभ शुभ बोल बेटा, अभी तो तेरी माँ भी जवान बैठी है, तुम मरने मारने की बात मत किया कर। अच्छा, मेरे पास ना एक उपाय है। सुनिए जी, जैसे उस नास पिटे शर्मा ने झूठ सच बोलकर हमें ये मकान बेचा था ना, आप भी ऐसा करिए, कोई पार्टी पकड़िए और अपना ये मकान उसे बेच दीजिए। बस जी भर गया है मेरा तो, हमें नहीं रहना इस मकान में। ठीक ही कह रहा है राघव, ऐसे मकान का क्या हम अचार डालेंगे जहां रहकर हमारे बच्चे की जवानी बर्बाद हो जाए। अरे भाग्यवान, जो बात तुम आज कह रही हो ना, मैं तो इस पर 2 साल पहले ही विचार कर चुका हूँ। लेकिन आखिर करूँ तो क्या करूँ? कई लोगों से बातचीत कर ली, कोई इस मकान को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। यहां तक कि मोटा कमीशन लेकर भी कोई एजेंट इस मकान को बिकवाने के लिए राजी नहीं हो रहा। क्यों जी, क्या सिर्फ हमारे ही भाग फूटने लिखे थे? जब हमें ये मकान बेचा था तब तो वो शर्मा बड़ा ऊंचा ऊंचा उछलकर गारंटी दे रहा था। मैं तो कहती हूँ चलिए इस शर्मा के घर जाकर तोड़ फोड़ करके आते हैं। इस कमबख्त की वजह से ही नसीब फूट गया हमारा। अरे सुमित्रा, उससे गाली देने से क्या होगा? उसका तो काम ही है प्रॉपर्टी बिकवाना। अब अगर अंगूर बेचने वाला अंगूर को खट्टे कहकर बेचेगा तो क्या कोई खरीदेगा? दुकानदार तो हमेशा यही कहता है ना कि बहुत मीठे है, ले जाइए। ये तो खरीदार को सोचना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है। गलती उस शर्मा की नहीं बल्कि हमारी है, जो हम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया। आप तो बस ये बताइए जी कि अब हम करें तो क्या करें? आखिर कैसे शादी होगी हमारे बच्चे की? अरे सुमित्रा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जोड़ियां तो संजोग से बनती है और स्वर्ग में ही तय होकर आती है। जो लड़की इसके जोड़े की बनी होगी ना, तुम देखना खुद ब खुद आकर इससे टकराएगी। इतना हाथ पैर मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही समय के आने का इंतजार करो। मम्मी, तुम पापा की इन प्रवचन वाली बातों में मत पड़ जाना। अरे हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे ना, तब तो पक्का मैं कवारा ही मरूंगा। मैं तो कहता हूँ, जैसे झूठ बोलकर हमें इस मकान के लिए फंसाया गया, हम भी किसी लड़की को झूठ बोलकर ही फंसा लेते हैं। क्या जरूरत है किसी को अपना मकान दिखाने की? ऐसा करते हैं, कोई और मकान किराए पर ले लेते हैं, तब तो हो जाएगी ना मेरी शादी। अरे बेटा, बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? इतना मोटा लोन लेकर यह मकान खरीदा था हमने, आज तक इसकी ईएमआई भर रहे हैं। मकान की ईएमआई के साथ साथ किराए के लिए पैसे निकाल पाओगे तुम? इतना पैसा है तुम्हारे पास? अरे पापा, इस मकान को किराए पर उठा देंगे ना, और जो किराए का पैसा मिलेगा उसी से कहीं और किराए पर मकान ले लेंगे, सिंपल। बेटा, इतना आसान है क्या? इस मकान में रहने के लिए ना तो कोई किराएदार मिल रहा है, ना ही खरीदार, ना कोई अपनी बेटी इस घर के लिए देना चाहता है। यहां तक कि अब तो रिश्तेदारों ने भी हमसे कन्नी काटना शुरू कर दिया है। तुम्हारी बुआ रक्षाबंधन पर मुझे राखी बांधने नहीं आती। मेरे दोस्त जो मुझसे मिलने आते हैं, गली के बाहर से ही फोन करके कह देते हैं, केशव भाई साहब, तुम्हारी गली में कौन पैर रखे, यही नुक्कड़ पर आकर मिल लो। वो नुक्कड़ की चाय की टपरी तो ड्राइंग रूम हो गया है मेरा। जो भी रिश्तेदार आता है वही चाय की टपरी पर चाय पिलाकर वापस भेज देता हूं उसे। राघव की बढ़ती उम्र और किसी भी लड़की के शादी के लिए हाँ ना बोलने के कारण राघव और उसका पूरा परिवार इस समय काफी टेंशन से गुजर रहा था।
बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बरसात यानी कि सोने पे सुहागा। राघव के घर के बाहर की कच्ची सड़क इस समय दलदल वाला तालाब बनी हुई थी। सुनते हैं जी, ये बताइए ये दूध वाला 2 दिन से दूध लेकर क्यों नहीं आ रहा? मैंने आपसे कहा था ना उसके घर जाकर पता करने के लिए, कहीं उसकी भैंस बीमार तो नहीं हो गई? अरे गया था भाग्यवान उसके घर, कोई भैंस बीमार नहीं है उसकी, लेकिन उसने यहाँ आने से हाथ खड़े कर दिया। कह रहा था अंकल जी कच्ची सड़क पर मकान है आपका, ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है, कई बार साइकिल से लड़खड़ा कर गिर जाता हूँ तो साइकिल पर बंधे सारा दूध का नुकसान हो जाता है, इसलिए आपके यहाँ दूध नहीं दे पाऊंगा। बस यही बाकी रह गया था। यहाँ पर रहकर बहू तो पहले ही नहीं मिल रही थी, अब एक कप सुकून की चाय भी ना मिलेगी। एक दिन राघव अपने घर के पोर्च में टहलते हुए बारिश का आनंद ले रहा था, तभी उसे धम की एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है, कुछ हुआ है क्या? राघव दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागता है और देखता है कि सामने एक लड़की स्कूटी समेत कीचड़ में गिरी हुई है, जिसे देखकर आसपास के लोग हंसकर उसका मजाक बना रहे थे। अरे पापा की परी तो गिर पड़ी, तुम तो परी हो ना, उड़कर ये कच्चा रास्ता पार कर लेती, यहाँ स्कूटी क्यों निकाल रही थी? चुप कर भाई, पापा की परी नाराज हो जाएगी और नाराज होकर श्राप दे देगी तो। बड़े बेशर्म लोग हैं आप, एक तो बेचारी गिर गई है, मदद करने से तो गए, ऊपर से यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए जाइए अपने अपने घर के अंदर, बेहूदे लोग। राघव दौड़कर जाता है और लड़की को खड़ा करके उसकी स्कूटी सड़क के किनारे लगा देता है। आपको चोट तो नहीं लगी ना? अब ठीक है? थैंक यू सो मच। हाँ मैं ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं आई। देखिए आपके कपड़े तो बिल्कुल गंदे हो गए हैं, आप चाहे तो मैं अपनी मम्मी को बुला लेता हूँ, आप उनकी ड्रेस पहनकर चले जाइए। अगर ऐसी ड्रेस में जाएंगे तो इनके जैसे 2-4 और बदतमीज लड़के आपके ऊपर गलत कमेंट करेंगे। आप वाकई में बहुत अच्छी इंसान हैं, थैंक यू जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अगर आपकी मम्मी घर में है तो आप एक बार उन्हें बुला दीजिए ना, और एक गिलास पानी मिलेगा? अरे बिल्कुल, आप आराम से अंदर आकर बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप यहीं ले आइए ना। राघव दौड़कर लड़की के लिए पानी लेकर आता है, पहले उसका मुंह हाथ धुलवाता है और फिर पीने के लिए एक गिलास पानी देता है। अरे बेटा तुम तो बिल्कुल कीचड़ में सन गई हो। अच्छा मेरी सलवार कमीज है, तुम वही पहनकर चली जाओ बेटा, तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती तो मैं भी तो उसकी मदद करती। राघव की माँ ईशा को पहनने के लिए अपना सलवार कमीज देती है और फिर ईशा अपनी स्कूटी लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन ईशा अपने पापा को लेकर राघव के यहाँ पहुंच गई थी। नमस्ते आंटी जी, पहचाना आपने? मैं वही कीचड़ वाली लड़की हूँ जो कल आपके यहाँ मदद मांगने आई थी ना। अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हें थोड़ी ना भूल सकती, आओ आओ। आंटी जी ये मेरे पापा हैं, ये स्पेशली आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए आए हैं। ये लीजिए आपकी ड्रेस जो आपने मुझे पहनने के लिए दी थी। और पापा ये है राघव जी, मैंने आपको बताया था ना जब बाकी के लड़के मुझ पर कमेंट पास करके मजाक उड़ा रहे थे तो यही थे जिन्होंने आगे बढ़कर मुझे कीचड़ में से उठाया, मुझे बदलने के लिए कपड़े दिए और मेरी जितनी हो सकती थी मदद की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने मेरे बेटे को अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया और आगे बढ़कर उसकी मदद की। आपसे मिलकर समझ में आया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। अरे भाई साहब, बच्चों की इसमें क्या ही गलती थी, गलती तो उस ठेकेदार की है ना जिसने इतने सालों में इस रोड को बनाया नहीं। अब आप ही सोचिए, आपकी बच्ची तो पहली बार इस सड़क से आई और गिरकर चोट खा गई, और हमारे बच्चे तो रोज ही कीचड़ और नरक से होकर गुजरते हैं। हमारे घर के बच्चों की शादी नहीं हो रही, कोई रिश्तेदार हमारे घर आना नहीं चाहता, कोई किराएदार हमारा मकान किराए पर नहीं ले रहा। अरे भाई साहब क्या बताएं आपको, आधे दामों में भी कोई मकान खरीदने को तैयार नहीं है। जीवन नरक हो गया है हमारा, जीते जी नरक भोग रहे हैं इस कच्ची सड़क के कारण। लेकिन क्या कह सकते हैं, बड़े लोगों को हमारे जैसे आम लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती ना। राघव की माँ की बात सुनकर ईशा के पापा कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। बहन जी, आपके बेटे राघव की शादी नहीं हुई है। ईशा के लिए भी हम पिछले कई सालों से लड़का तलाश रहे हैं, लेकिन ये किसी लड़के से शादी के लिए हाँ ही नहीं कहती। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि ईशा खुद किसी लड़के की मेरे सामने आकर इतनी तारीफ करने लगी। वो आपके बेटे को पहली नजर में ही पसंद करने लगी है। अगर आप चाहे तो ईशा और राघव का रिश्ता हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, आपकी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ? लेकिन सोच लीजिए, ये कच्ची सड़क पर मकान है हमारा। अरे हमारे सगे संबंधी हमसे रिश्ता तोड़ बैठे, आप कैसे हमारे जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ पाएंगे? इतनी बड़ी गाड़ी में आए हैं आप, बड़े लोग लगते हैं, रुपए पैसे वाले होंगे,
कल को ऐसा ना हो कि आपको हमारे घर आने में शर्मिंदगी महसूस होने लगे। माफ कीजिए बहन जी, आप लोगों ने आज तक जितना भी कष्ट भोगा है ना, इसका दोषी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। दरअसल मैं ही वो ठेकेदार हूँ जिसके पास ये सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आया था, लेकिन इस सड़क में मुझे बहुत कम पैसा बच रहा था, इसलिए इस सड़क के काम को मैंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और जहां ज्यादा मुनाफा था पहले वहां का काम कराने लगा। इसी तरह एक के बाद दूसरा काम आता गया और सड़क का काम हमारे दिमाग से निकल गया। आज जब ईशा इस कीचड़ में गिरी तब मुझे समझ में आया कि आप लोगों के साथ पिछले कई सालों में मेरे कारण कितनी नाइंसाफी हुई है। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी को अपना लीजिए और मैं वादा करता हूं कि अगले 10 दिनों के अंदर आपके घर के सामने की सड़क बन जाएगी। एक बार सड़क बन जाए फिर तो आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी ना। अरे भाई साहब, आप समस्या की बात कर रहे हैं। एक बार मेरे घर के आगे की सड़क बन जाए, ये कच्ची सड़क पर ससुराल वाला दाग मेरे माथे से धुल जाए, उसके बाद तो धूमधाम से बारात लेकर आपके दरवाजे आऊंगी मैं। और हाँ, हमारे घर के आगे की सड़क बन जाएगी ना तो आपकी अब तक की कही सुनी सारी बातें माफ। बस फिर क्या था, ईशा के पापा अपना किया वादा निभाते हैं। अगले 10 दिनों के भीतर राघव के घर के सामने की कच्ची सड़क एकदम चमकदार पक्की हो गई थी। जैसे रिश्तेदारों को खबर मिलती है कि राघव के घर के आगे की सड़क पक्की हो गई है, बुआ, चाचा, चाची, मामा, मौसी सब बारी बारी उनके घर आने लगे थे। दूध वाला समय से दूध देने लगा था, सब्जी वाला घर आकर सब्जी लेकर जाने लगा था। सुबह 6 बजे ही दरवाजे पर अखबार मिलने लगा था। सुमित्रा, केशव, राघव के दुख भरे दिन बीत गए थे। इतना ही नहीं, सुख के दिन तो उनके जीवन में तब आए जब राघव धूमधाम से बारात लेकर ईशा के दरवाजे पहुंच जाता है और ईशा दुल्हन बनकर राघव के घर आ जाती है।